तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम द्वार में। तो दोस्तों, जैक बोर्ड क्लास 10th के जितने भी विद्यार्थी हैं जिनका जो है वो सोशल साइंस का एग्जाम होने वाला है, उनके लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों, वीडियो को जो है आप सभी ध्यान से देखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप सभी को जैसे सब थंबनेल और टाइटल देख रहे होगे कि समुद्रन का जो है मॉडल सेट 1 बताने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ही रियल वीडियो है। मैं आप सभी को आज जो है वो मॉडल सेट 1 बताने वाला हूँ। जितना सारा बताऊंगा सभी जो है वो समुद्रन का ही है। ठीक है, जो समुद्रन इस बार सबको तो पता है कि समुद्रन नहीं निकला है, लेकिन फिर भी जो जितना सारा चीज़ बताऊंगा सभी चीज़ जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वैसे बच्चे जो साल भर नहीं पढ़े हैं उन लोग तो वीडियो को कहीं पे स्किप मत करना, क्योंकि आज की इस वीडियो से और कुछ कुछ वीडियो देने वाला हूँ सोशल साइंस का। ठीक है, इसी टाइप का जैसे मॉडल सेट 1 है तो 5 मॉडल सेट बताऊंगा। ठीक है, तो जितना भी मॉडल सेट है सब जा करके देख लेना, उससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये गारंटी मेरी है। 110% क्वेश्चन इसी के अंदर से आएगा। ठीक है, जितना सारा बता रहा हूँ उसी के अंदर से क्वेश्चन पूछेगा। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को एमसीक्यू क्वेश्चन भी बताऊंगा और सब्जेक्टिव भी बताऊंगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं, बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जिन जिन भाइयों ने अभी तक रिक्वेस्ट है सभी से कि जिन जिन भाइयों ने जो है वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, वो जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। तो चलिए चलते हैं, और आज का जो हमारा मॉडल सेट 1 का पहला क्वेश्चन है, ठीक है, सोशल साइंस का समुद्रन का मॉडल सेट 1 का जो पहला क्वेश्चन है उस पर जो है वो फोकस करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन जैव संसाधन का उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ आप सभी का, ऑप्शन दिया हुआ मनुष्य, जल, सूर्यताप या फिर लौह अयस्क। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि मनुष्य इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नांकित में से कौन जैव संसाधन का उदाहरण है, तो मनुष्य इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए और आप सभी जो है वो याद करते जाइए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा, गारंटी जो है वो मेरी है। अगला क्वेश्चन है, देख लीजिए कि मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में कैसा बंटवारा होना चाहिए। क्या बोल रहा है कि मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में कैसा बंटवारा होना चाहिए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि न्याय संगत, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, न्याय संगत। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास कि निकोबारी कबूतर किस जातियों के श्रेणी में आता है। निकोबारी कबूतर किस जातियों के श्रेणी में आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि स्थानिक जातियाँ। ठीक है, स्थानिक जातियाँ इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि स्थानिक जातियाँ इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, और आज का जो हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है उधर जो है वो ध्यान देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है। निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी कि गंगा भाखड़ा नागल परियोजना। ठीक है, गंगा भाखड़ा नागल परियोजना इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे पास। अगला क्वेश्चन है कि रबी फसल को किस ऋतु में बोया जाता है। ठीक है, रबी फसल को किस ऋतु में बोया जाता है, तो शीत ऋतु में बोया जाता है। रबी फसल को किस ऋतु में बोया जाता है, शीत ऋतु में। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा शीत ऋतु। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 है कि चाय किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है। चाय किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है, तो रोपण कृषि का। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, रोपण कृषि। अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, तो 7वां नंबर जो क्वेश्चन है हमारे पास वो कह रहा है कि झारखंड के गुआ और नोवा मुंडी में कौन सा खनिज पाया जाता है। झारखंड के गुआ और नोवा मुंडी में कौन सा खनिज पाया जाता है, तो लौह अयस्क। ठीक है, लौह अयस्क खनिज पाया जाता है कहाँ पे, गुआ और नोवा मुंडी में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड के गुआ और नोवा मुंडी में लौह अयस्क खनिज पाया जाता है। आगे चलते हैं, अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से किसका परिवहन पाइपलाइन द्वारा होता है। निम्नांकित में से किसका परिवहन पाइपलाइन द्वारा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें सभी। ठीक है, यानी कि इसका क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित में से किसका परिवहन पाइपलाइन द्वारा होता है, तो पाइपलाइन द्वारा पानी का भी परिवहन होता है, कच्चा तेल का भी परिवहन होता है और पेट्रोल उत्पाद का भी परिवहन होता है। यानी कि इसका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनमें से सभी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग जो है वो नोट डाउन कर लीजिए। और एक जो है दोस्तों मेन बात जो कि मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, आप सभी का साइंस हो, सोशल साइंस हो, हिंदी हो या फिर कोई सा भी सब्जेक्ट हो, ठीक है, ये ट्रिक आप सभी याद रखना। यदि 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन में देख लेना कि
डी नंबर का जो ऑप्शन रहता है उसमें मैक्सिमम इनमें से कोई नहीं लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो वो ऑप्शन यदि इनमें से कोई नहीं लिखा हुआ है तो वो 99% चांस है कि वो उत्तर उसका नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी मत मारना। और यदि ऑप्शन में ध्यान दोगे, फिर ध्यान देंगे सभी बच्चे, यदि ऑप्शन में यदि इनमें से सभी लिखा हुआ है तो 110% चांस है कि वो जो उसका आंसर है वो इनमें से सभी ही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी ही होगा उसका आंसर, ठीक है। यदि इनमें से सभी ऑप्शन में रहे, कोई सा भी क्वेश्चन हो, किसी प्रकार का क्वेश्चन हो, ऑप्शन यदि इनमें से सभी रहे तो उसका आंसर जो होगा वो वही होता है, ठीक है। आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। आई होप कि आप सभी समझ गए होंगे, ठीक है। जिन किन्हीं को किसी चीज़ में डाउट है वो कमेंट करके पूछ लेना, और चैनल पर जो जो पहली बार विजिट करते जा रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करते चलना है। ये चैनल जो है आप सभी का अभी से लेकर के एग्जाम तक आप सभी के साथ रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास कि हमारे देश की 22 प्रमुख भाषाओं को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है। हमारे देश की 22 प्रमुख भाषाओं को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है, तो 8वीं अनुसूची, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 8वीं अनुसूची। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास कि स्थानिक शासन व्यवस्था में कितना पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। स्थानिक शासन व्यवस्था में कितना पद महिलाओं के लिए आरक्षित है, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 1/3 पद हो जाएगा, ठीक है। यानी कि स्थानिक शासन व्यवस्था में 1/3 पद जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 1/3। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास कि अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये जो ईस्वी वगैरह वाला क्वेश्चन है और जो ईयर वगैरह वाला क्वेश्चन है वो सब आप लोग जो है वो याद कर लेना, क्योंकि जितने सारे बच्चे होते हैं कन्फ्यूजन ईयर वगैरह वाला क्वेश्चन में बहुत ही ज़्यादा डाउट होता है, ठीक है। इस वजह से जो है वो 74 रहता है तो 80 मार्क के आ जाते हैं, 1974 की जगह 1980, इस तरह से। तो आप सभी को इसमें जो है वो मिस्टेक नहीं करना है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ था। तो अमेरिका में जो नागरिक अधिकार आंदोलन हुआ था वो 1954 से 1968 ईस्वी के बीच हुआ था। 1954 से 1968 ईस्वी के बीच नागरिक अधिकार आंदोलन हुआ था, ठीक है। नागरिक अधिकार आंदोलन 1954 से 1968 ईस्वी के बीच हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास कि भारत के राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना फीसदी है। भारत के राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना फीसदी है, यानी कि कितना परसेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 5% से कम। यानी कि भारत के राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व जो है वो 5% से भी कम है, 5% से भी कम है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास कि इनमें से कौन से देश में द्विदलीय व्यवस्था है। इनमें से कौन से देश में जो है द्विदलीय व्यवस्था, ठीक है, द्विदलीय व्यवस्था। तो दोस्तों अमेरिका में जो है वो द्विदलीय व्यवस्था है। कौन से देश में द्विदलीय व्यवस्था है, तो अमेरिका में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अमेरिका। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि नेपाल में राजतंत्र को किस वर्ष समाप्त किया गया। नेपाल में जो है वो राजतंत्र को किस वर्ष समाप्त किया गया था। तो दोस्तों 2008 ईस्वी में नेपाल में जो है वो राजतंत्र को समाप्त किया गया था, ठीक है। यानी कि 2008, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 2008। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि बोलीविया में पानी के निजीकरण के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई किस संगठन ने किया था। बोलीविया में पानी के निजीकरण के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई किस संगठन ने किया था। तो दोस्तों फेडेकोर, ठीक है। ये जो फेडेकोर लिखा हुआ है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, फेडेकोर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास। चैनल पर जो जो जुड़ रहे होगा इस चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। अगला क्वेश्चन है कि केरल में शिशु मृत्यु दर कम होने का एक कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। केरल में शिशु मृत्यु दर कम होने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो दोस्तों जो केरल में जो शिशु मृत्यु दर कम हुआ है उसका जो कारण है वो ये है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी मौलिक सुविधाओं की पर्याप्त उपलब्धता के कारण जो है केरल में शिशु मृत्यु दर कम हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं और आज का जो हमारा अगला क्वेश्चन है उधर जो हम लोग ध्यान देते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास कि निम्नांकित में से किसे संगठित क्षेत्र में नियोजित कहा जा सकता है। निम्नांकित में से किसे संगठित क्षेत्र में नियोजित कहा जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों का स्थायी कर्मचारी, ठीक है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का स्थायी कर्मचारी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है
कि रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करने के लिए निम्न में से कौन से उपाय किए जाते हैं। रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करने के लिए निम्न में से कौन से उपाय किए जाते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि केवल 1, 2 तथा 3। ठीक है, केवल 1, 2 तथा 3 तीनों हो जाएगा। यानी कि रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करने के लिए कौन कौन से उपाय किए जाते हैं। तो सिंचाई की सुविधा में वृद्धि भी की जाती है, विद्यालय एवं अस्पताल की स्थापना भी की जाती है और खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना भी की जाती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास कि निम्नांकित में से कौन से एजेंसी भारत सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करती है। निम्नांकित में से कौन से एजेंसी भारत सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करती है। तो दोस्तों, जो भारत रिजर्व बैंक है, आरबीआई, ठीक है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, इसके द्वारा क्या होता है, आरबीआई के द्वारा क्या होता है कि जो है भारत सरकार की ओर से नोट करेंसी जारी की जाती है। यानी कि भारत रिजर्व बैंक द्वारा क्या होता है कि नोट वगैरह जो है वो जारी किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, भारत रिजर्व बैंक द्वारा जारी होता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 20 है कि राम और श्याम दो छोटे किसान हैं जिन्होंने अलग अलग स्रोतों से 20,000 कर्ज लिया है। राम और श्याम दो छोटे किसान हैं जिन्होंने अलग अलग स्रोतों से 20,000 कर्ज लिया है। राम ने 1.5% ब्याज प्रति माह की दर से एक व्यापारी से कर्ज लिया है, जबकि श्याम ने यह कर्ज बैंक से प्रति वर्ष 8% ब्याज पर लिया है। उपरोक्त आधार पर निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, कौन सा कथन सत्य हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कुछ कथन सही दिया हुआ है कि ऑप्शन नंबर ए है कि राम ने सही किया क्योंकि उसे किसी प्रकार की कागजी कार्रवाई नहीं करनी पड़ी। ऑप्शन नंबर बी है कि श्याम की हालत ज़्यादा खराब है क्योंकि उसे ज़्यादा ब्याज देना पड़ रहा है। ऑप्शन नंबर सी है कि राम की हालत ज़्यादा खराब है क्योंकि वो ज़्यादा ब्याज दे रहा है। ऑप्शन नंबर डी है कि श्याम बेहतर है क्योंकि उसे ज़्यादा ब्याज मिल रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि राम की हालत ज़्यादा खराब है क्योंकि वो ज़्यादा ब्याज दे रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं और आज का जो हमारा अगला क्वेश्चन है उधर ध्यान देते हैं। चैनल पर जो पहली बार जुड़ रहे होगा इस चैनल को सब्सक्राइब करते जाना, ये चैनल आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने सूचना का अधिकार आरटीआई नामक कानून कब लागू किया। भारत सरकार ने सूचना का अधिकार आरटीआई नामक कानून कब लागू किया था। तो दोस्तों अक्टूबर 2005 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अक्टूबर 2005 ईस्वी। आगे चलते हैं, अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है कि सरकार द्वारा अवरोधों तथा अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो उदारीकरण। ठीक है, उदारीकरण इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, उदारीकरण। आगे चलते हैं, अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है कि अर्नस्ट रेनन किस देश के दार्शनिक थे। अर्नस्ट रेनन किस देश के दार्शनिक थे। तो दोस्तों फ्रांसीसी, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, फ्रांसीसी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। ठीक है, तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 1789 ईस्वी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि यंग इटली भूमिगत संगठन के संस्थापक कौन थे। यंग इटली भूमिगत संगठन के संस्थापक कौन थे। तो जूसेपी मैत्सिनी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जूसेपी मैत्सिनी। आगे चलते हैं, जो अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। तो दोस्तों महात्मा गांधी जो है वो जनवरी 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जनवरी 1915 ईस्वी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पूना पैक्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं किसके मध्य में हुआ था। पूना पैक्ट समझौता जो हुआ था वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और किसके किसके बीच में हुआ था। तो दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में कौन सा समझौता हुआ था। तो पूना पैक्ट। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी।
आगे चलते हैं। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो कह रहा है कि 1890 के दशक में रिंडर पेस्ट नामक बीमारी किस देश में बहुत तेजी से फैली। 1890 के दशक में रिंडर पेस्ट नामक बीमारी किस देश में बहुत तेजी से फैली थी, तो अफ्रीका में, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका। आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास कि निम्नांकित में से कौन सा देश मित्र राष्ट्र के पाले में था। निम्नांकित में से कौन सा देश मित्र राष्ट्र के पाले में था, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ब्रिटेन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है कि स्पिनिंग जेनी मशीन किसके द्वारा बनाई गई थी। स्पिनिंग जेनी मशीन किसके द्वारा बनाई गई थी, तो जेम्स हर ग्रिव्ज। ठीक है, जेम्स हर ग्रिव्ज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।